देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बंधन ऊर्जा वक्र। जो नाभिक वाला चैप्टर है उसमें से 2-3 टॉपिक हमारे रह रहे थे, आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें सबसे पहला टॉपिक है बंधन ऊर्जा वक्र, और इसके बाद जो टॉपिक हमें लेना है वो है नाभिकीय बल। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बाइंडिंग एनर्जी कर्व की, बंधन ऊर्जा वक्र की। इस टॉपिक से एक नंबर के क्वेश्चन बना करके पूछे जा सकते हैं, या हो सकता है सीधे ही पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि ड्रॉ कैसे किया गया है इस कर्व को। ड्रॉ किसके बीच में करना है? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन और द्रव्यमान संख्या के बीच में, मास नंबर के बीच में। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया कि भाई बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन कैसे निकाली जाती है। कोई भी नाभिक है, उस नाभिक के लिए पहले हम निकालते हैं मास डिफेक्ट डेल्टा एम, और फिर आइंस्टीन इक्वेशन E = डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं, यानी ऊर्जा निकल करके आ जाती है। हालांकि हमें इस फॉर्मूले में लगाकर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी उसको, क्योंकि उसका हमारे पास एक और तरीका था। वो तरीका क्या था कि भाई एक AMU जो है वो इक्विवेलेंट होता है 931 MeV ऊर्जा की। तो हम यहां से क्या करते हैं, डेल्टा एम को कैलकुलेट करते हैं AMU में। हमारा मास डिफेक्ट AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट में निकल करके आएगा, और जब मास डिफेक्ट जो है AMU में निकल के आ जाएगा तो हम सीधे बाइंडिंग एनर्जी निकाल देंगे। EB कह लो बाइंडिंग एनर्जी को, वो हो जाएगा 931 में आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा डेल्टा एम का। ये मैं पिछले वीडियो में आपको डिस्कस कर चुका हूं, बता चुका हूं। अब जब बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी, फिर निकालिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो पर न्यूक्लियन का मतलब होता है भाई न्यूक्लियनों की, जैसे मान लीजिए नाभिक है, नाभिक के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनको मिलाकर के बोला जाता था न्यूक्लियन। तो ये जो एनर्जी निकल के आती है ये सभी न्यूक्लियनों की है, और हम एक न्यूक्लियन के लिए निकालना चाहते हैं, ईच न्यूक्लियन के लिए निकालना चाहते हैं। जबकि न्यूक्लियनों की संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग, जो कि किसके बराबर हो जाता है? मास नंबर की, A के बराबर हो जाता है। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाला जाए, बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन निकाला जाए तो क्या करेंगे? बाइंडिंग एनर्जी में मास नंबर का डिवाइड कर देंगे, और उससे ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। अब मेन टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है बंधन ऊर्जा वक्र। तो वास्तव में ये जो बंधन ऊर्जा वक्र है ये किस के बीच में खींचा जाता है? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और द्रव्यमान संख्या के बीच में इसको ड्रॉ किया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एग्जाम में बैठ करके सभी न्यूक्लियाई के लिए अलग अलग एनर्जी निकालें, इतने कांस्टेंट्स भी हमारे पास वहां नहीं होंगे, इसलिए हमें इसको सीधे याद रखना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। वैसे इसे ड्रॉ कैसे किया गया वो मैं आपको समझाता हूं। पहले जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाली, और फिर उसको इसमें ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करके दिखा दिया कि भाई उसके लिए तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 2 MeV से कम आ रही है। हमने इस एक्सिस पे बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन को लिया है 2, 4, 6, 8, 10, और यूनिट लिया है MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इधर हमने द्रव्यमान संख्या ली है 50, 100, 150, 200, 250 द्रव्यमान संख्या हो गई। तो अब पहले हाइड्रोजन के समस्थानिक जो होते हैं, छोटे न्यूक्लियाई जो होते हैं, हल्के न्यूक्लियाई कह सकते हो, उनके लिए हमने निकाला बंधन ऊर्जा को। तो वैल्यू आ रही है 2 से कम, यहां शो कर दिया 1H2 को। फिर 1H3 के लिए निकाला 2 से थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, निकाल नहीं सकते बैठ के, वहां पे बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए पहले से ही हमें ध्यान रखना है कि भाई 1H3 के लिए जो बंधन ऊर्जा आती है प्रति न्यूक्लियन वो 2 से थोड़ा सा ज्यादा आती है। फिर देखिए किसके लिए, जहां ऐसे करके पीक मिल रहा है, किसके लिए? 2He4 हीलियम के लिए। तो हीलियम के लिए आपने ये दिखा दिया, लेकिन हीलियम का जो पड़ोसी दिख रहा है Li6, उसके लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम है 6 से, और इसके लिए 6 से ज्यादा थी, तो थोड़ा नीचे लेके आए कर्व को। फिर आपने कार्बन 12 के लिए निकाला, फिर ऊपर गए, ये 8 से थोड़ा सा कम आ गया इसके लिए। फिर N14 के लिए देखा तो थोड़ा सा नीचे आई, N14 के लिए उससे कम हो गई, O16 के लिए और ज्यादा हो गई, O18 के लिए थोड़ी सी कम हो गई, और इसी प्रकार से हम सभी के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन निकाल करके ये ग्राफ खींचा गया है। तो इस ग्राफ में जब आगे बढ़ते तो ग्राफ में सबसे ऊपर का जो हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है वो यहां पे दिख रहा है, जिसके लिए मास नंबर है आपका 56।
तो किसके लिए होता है ये? आयरन के लिए। आयरन जो 56 है उसके लिए जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होती है वो मैक्सिमम होती है। अगर उसकी वैल्यू की बात करोगे आप यहां पे ला करके, तो इससे रिलेटेड जो बाइंडिंग एनर्जी पर वो 8.8 MeV के आसपास होती है। और फिर देख रहे हैं कि कर्व आपका धीरे धीरे बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन कम होना शुरू हो जाती है। और यहां पर शो किया गया है यूरेनियम 230 कह सकते हो, बाद में यूरेनियम 235 के लिए। और इसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी आती है वो 7.6 MeV के आसपास होती है। तो क्या देख रहे हैं कि भाई धीरे धीरे बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जो है, जो बड़े नाभिक आना शुरू हो जाते हैं तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होना शुरू हो जाती है। तो इसको ऐसा नहीं है कि भाई ये अपने आप बन करके आ जाएगा, बल्कि इसको ध्यान ही रखना है हमें, और कोई इसका तरीका नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग सभी नाभिकों के लिए इसको रख नहीं सकते। हाँ, जिसमें जो इंडिकेट कर रखा है उनका हमें ध्यान जरूर रखना होगा। जैसे अब यहां से देखा जाए, मेन बात अगर देखी जाए कि जैसे ये 8 है तो 8.5 लगभग इतना होगा, और उसमें देखा जाए तो हमारे बहुत सारे न्यूक्लियाई ऐसे दिख रहे हैं जिनके लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कितनी है? 8.5 से ज्यादा है। तो लगभग यहां अगर आप देखोगे तो 20 से लेकर के, मास नंबर में अगर बात करूं 20 से लेकर के और 130 तक, ये 150 है तो 130 यहां ले लीजिए 130 तक, तो आप दिखा सकते हो लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 से लेकर के और 130 तक मास नंबर तक जो बंधन ऊर्जा होती है वो 8.5 के आसपास, 8.5 MeV या इससे ज्यादा होती है। और 20 से कम या फिर 130 से ज्यादा, समझ गए ना? जब हमारे द्रव्यमान संख्या 20 से कम होती है या फिर 130 से ज्यादा होती है तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होना शुरू हो जाती है। तो ये चीज थोड़ी सी हमें ध्यान इसमें रखनी पड़ेगी। अब बात आती है कि भाई इससे और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। सबसे पहली बात, इसकी अगर एक्सप्लेनेशन की ही बात आ जाए कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का जो वक्र खींचा गया है, बंधन ऊर्जा कर्व जो खींचा गया है, उसको भाई एक्सप्लेन कैसे करोगे, खींच करके उसको एक्सप्लेन करना दिखाइए। तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है, तो आप क्या लिखोगे उसमें? सबसे पहले आप ये ग्राफ प्लॉट कर दोगे। इसको शो करने के बाद सबसे पहले आप बताओगे कि हल्के नाभिकों के लिए, हल्के नाभिक 1H1, 1H2, 1H3, इनके लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होती है, जो कि आपको दिख रहा है। फिर आप बताओगे कुछ नाभिक जैसे 2He4, 6C12, 8O16 के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कर्व में कुछ पीक्स प्राप्त होते हैं। ये पीक्स मिल रहे हैं, देखो ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, तो पीक्स मिल रहे हैं, कुछ चोटियां प्राप्त हो रही है उसमें, तो कुछ पीक्स प्राप्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि इनकी जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है वो अपने पड़ोसियों से, अब पड़ोसियों के नाम भी ले सकते हो, Li6, N14, O18, इनसे क्या होती है? ज्यादा होती है। तो सेकंड पॉइंट में आप ये दिखा सकते हैं। फिर आगे आप कह सकते हो कि भाई आयरन 56 के लिए जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है वो मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा होती है। वैल्यू की बात करें तो 8.8 MeV। फिर आप बात करते हो कि मास नंबर जैसे से, फिर अगला पॉइंट आप बता सकते हो कि फर्दर अगर आगे मास नंबर और बढ़ाते चले जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होना शुरू हो जाती है, और कम हो करके देख रहे हो यूरेनियम 235 की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जो है 7.6 MeV के आसपास हो जाती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल करके आ रहा है? कभी कभी आ जाता है कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है इसका, ये जो बंधन ऊर्जा कर्व है इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो इंपॉर्टेंस एक तो सिंपल सा आपको यहां से दो चीजें दिख रही हैं। अगर आप इसको देखेंगे, देखिए वास्तव में जो हल्के नाभिक है उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन भी कम है, और आगे चल के जो भारी नाभिक निकल करके आएंगे उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन भी कम हो जाएगी। तो यहीं से दो चीजें, ये यानी एक तरह से ये न्यूक्लियर, इसको कहोगे तो न्यूक्लियर ये फ्यूजन एरिया हो गया और वो फिशन का एरिया हो गया, यानी ये नाभिकीय संलयन के लिए इंडिकेट कर रहा है, नाभिकीय संलयन, और ये नाभिकीय विखंडन के लिए इंडिकेट कर रहा है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, क्योंकि यहां पर हमें दिख रही है कि भाई बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम है,
और जैसे जैसे हमारे नाभिक जो है मास नंबर बढ़ता जा रहा है तो उन नाविकों की कुछ जैसे ट्वाइस He4 हो गया, इनकी जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है वो ज्यादा है। तो वास्तव में नाविकों की नेचर क्या होती है? नाविकों की नेचर अपनी बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन को बढ़ाने की होती है। अब जब ये हल्के नाविक होंगे तो ये आपस में जुड़ करके थोड़ा भारी नाविक बनाएंगे, जिससे कि इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बढ़ जाए, और इसी को कहते हैं नाभिकीय संलयन। इधर जब आप देखते हो बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है, 130 से ज्यादा वाले चले जाते हैं, तो वहां पर क्या होती है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब अब इनको तुम अगर इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, इनको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये भारी नाविक जो होता है वो हल्के नाविकों में टूट जाता है, और हल्के नाविकों में टूट करके क्या कर लेता है, अपनी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन को बढ़ा लेता है। तो वास्तव में इस चीज को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है वो भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो बंधन ऊर्जा है या बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन है, ये एक तरह से मेजरमेंट किस चीज का कर रहा है, तो वो है नाभिक का स्थायित्व, स्टेबिलिटी। नाभिक के स्थायित्व को इंडिकेट करता है। इसका मतलब जितनी ज्यादा बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होगी वो नाभिक उतना ही ज्यादा स्थायी होगा, और कम है तो वो एक तरह से अस्थायी है। तो ये जो हल्के नाभिक आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, ये एक तरह से अस्थायी नाभिक है, इसीलिए ये जुड़ करके संलयन करके भारी नाभिक बना लेते हैं, और जो बहुत भारी नाभिक होते हैं वो टूट करके यानी विखंडन करके हल्के नाभिक बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम बंधन ऊर्जा वक्र को समझ सकते हैं, और इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बनाया जाएगा। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है हमारा, मैं उसकी बात करता हूं, और वो है न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल जो न्यूक्लियर फोर्स टॉपिक है, इससे भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी बात करते हैं। तो लेकिन सबसे पहली बात करें कि नाभिकीय बल होता क्या है। देखिए, बलों की अगर बात की जाए तो बलों को आपने 11वीं क्लास के पहले ही चैप्टर में ठीक तरह से पढ़ा था कि प्रकृति में जो बल पाए जाते हैं नेचर के अंदर, नेचर के जो फोर्स थे, सबसे पहला जो फोर्स आपने लिखा भाई गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा आपने विद्युत चुंबकीय बल या विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा, नाभिकीय बलों में दो तरह के नाभिकीय बल होते थे, एक प्रबल नाभिकीय बल और दूसरा जो था चौथे नंबर का दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये जो हम नाभिकीय बल की बात कर रहे हैं, वास्तव में ये प्रबल नाभिकीय बल की बात की जा रही है, इस वाली फोर्स की बात की जा रही है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात की जा रही है। अब बात आती है कि भाई नाभिकीय बल है क्या चीज और कहां से आया। ये मान लीजिए एक एटम है, ये परमाणु है, और परमाणु का आकार आप जानते हो 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। परमाणु का एक सेंट्रल पोर्शन होता है, अंदर का छोटा भाग 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है, और इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के बाहर अलग अलग ऑर्बिटों में उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो अलग बात हो गई। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी, नाभिक की। तो ये नाभिक हो गया, यानी अब आप क्या देख रहे हैं कि नाभिक के अंदर दो चीजें हो गई, एक तो प्रोटॉन्स, एक न्यूट्रॉन्स, और ये इनको मिलाकर के कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। तो ये एक छोटी सी जगह में, कितनी छोटी जगह में, 10⁻⁻15 मीटर की, लगा सकते हो कितना भाई, ये खुद हमें परमाणु दिखाई नहीं देता है, और ये परमाणु का 1,00,000वां भाग है। तो इतनी छोटी सी जगह में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बंधे हुए हैं। अब प्रश्न ये आता है कि अगर हम विद्युत बल की बात करें तो विद्युत बल कौन सा बल होता है, ये आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। यहां आप देख रहे हैं प्रोटॉनों पे पॉजिटिव चार्ज होता है,
न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। तो जब हम बात करें विद्युत बल की, तो विद्युत बल ये था कि भाई समान प्रकार के अगर आवेश हैं, जैसे प्लस क्यू और दूसरा ये प्लस क्यू, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। हम क्या देख रहे हैं यहाँ, एक छोटी सी जगह में प्रोटॉन रखा है, और ऐसा नहीं होता कि भाई किसी नाभिक के अंदर एक ही प्रोटॉन हो, प्रोटॉन एक से बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो एक छोटी सी जगह में रखा है, नाभिक स्टेबल है। जबकि उनके बीच में क्या लगना चाहिए, उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं छोटी सी जगह में बहुत सारे प्रोटॉन रखे हुए हैं, और अगर उनके बीच में विद्युत बल की बात करें तो विद्युत बल के हिसाब से तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये कहां भाग जाने चाहिए थे, एक दूसरे से दूर दूर भाग जाने चाहिए थे। जब ये दूर भाग जाते, इसका मतलब इनके बीच में, जबकि प्रैक्टिकल्स क्या बता रहे हैं, नाभिक स्टेबल है, यानी ये एक छोटी सी जगह में बंधे हुए हैं। तो यहीं से निष्कर्ष निकल रहा है कि इनके मध्य विद्युत बल है जो कि प्रतिकर्षित करता, लेकिन उसके अलावा एक और कोई बल काम कर रहा है जो इनको बांधे हुए है। उस बल को कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल, या यहां कह रहे हैं नाभिकीय बल। तो आप ऐसे कह सकते हो कि नाभिक के अंदर के जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके मध्य एक ऐसा बल लगता है जो आवेश के कारण लगने वाले प्रतिकर्षण बल के होते हुए भी इनको आपस में बांधे रखता है। अगर आप बहुत शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो इतना भी कह सकते हो कि नाभिकों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को नाभिकीय बल कह सकते हैं, ये भी कह सकते हो। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन यही रहेगा कि भाई उनके पास तो पॉजिटिव चार्ज है दोनों के, प्रोटॉन के, तो वो एक दूसरे को दूर कर देते, फिर क्यों बंधे हुए। तो आप वहां क्लियर कर दें कि विद्युत बल भी लग रहा है, लेकिन जो बांधने वाला बल है वो विद्युत बल से ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए नाभिकीय बल इन न्यूक्लियॉन्स को आपस में बांधे हुए है। तो कुल मिलाकर के आप इसकी डेफिनेशन अगर लिखेंगे तो आप कह सकते हो नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को या प्रबल आकर्षण बल को नाभिकीय बल कहते हैं। अब बात आती है कि भाई नाभिकीय बल की प्रॉपर्टीज की बात की जाए, उनके गुणों की बात की जाए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, तो सबसे पहला जो पॉइंट है आप ये कह सकते हो, जो नाभिकीय बल होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, सबसे प्रबल, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है नेचर के अंदर। यानी इन चारों बलों में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ये नाभिकीय बल होता है। दूसरा पॉइंट, जो नाभिकीय बल होता है ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब क्या होता है, छोटी सी दूरी तक काम करता है। अब छोटी दूरी आप देख ही रहे हो भाई, नाभिक 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है, और ये उस छोटी सी डिस्टेंस में तो लग रहा है नाभिकों के बीच में, न्यूक्लियॉन्स के बीच में। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये 2 से लेके 3 फर्मी मीटर, फर्मी मीटर से मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो ये इतनी छोटी सी जगह में काम करता है, इसका मतलब ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। बाकी आप ग्रेविटेशन फोर्स को पढ़ते थे, विद्युत चुंबकीय बल को पढ़ते थे, तो वो दोनों ही प्रकार के जो फोर्स थे वो क्या थे, हमारे लॉन्ग रेंज फोर्स थे, वो एक बहुत दूरी तक काम करने वाले फोर्स थे। चलिए खैर, तो ये क्या हो गया, 2 से 3 फर्मी मीटर तक काम करता है, यानी शॉर्ट रेंज फोर्स है। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट को आप थोड़ा सा समझें। अगर मैं बल को और स्थितिज ऊर्जा को ग्राफ से समझाना चाहूं तो यहां थोड़ा सा आप ध्यान दें। ग्राफ अगर हम खींचना चाहते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। ये फोर्स का है, ये बल है F, और इधर ले रहे हो आप न्यूक्लियन के बीच की डिस्टेंस को। इधर आप इस पॉइंट पे दिखा रहे हो, यहीं पे अगर मैं बात करूं स्थितिज ऊर्जा के लिए ग्राफ खींचूं तो स्थितिज ऊर्जा का जो ग्राफ मिलता है वो फिर थोड़ा सा इस तरीके से मिलेगा आपको, ये ऐसे करके, और इस जगह पे स्थितिज ऊर्जा जो है, ये वाली जो जगह है यहां स्थितिज ऊर्जा जो है मिनिमम होती है इस जगह पे। तो थोड़ा सा और इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे करके और ऐसे ले जाते हुए इस जगह पे, और ये होता है 0.8 फर्मी। 0.8 फर्मी का मतलब हो गया 0.8 × 10⁻⁻15 मीटर। इधर आप यहां आ जाओगे तो ये हो गया आपका लगभग 10 फर्मी मीटर की बात की जाएगी। तो क्या दिख रहा है आपको, जब नाभिकों के बीच की या न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस 10 फर्मी के आसपास होती है
तो जो बल होता है निग्लिजिबली स्मॉल, यानी बहुत छोटा सा आकर्षण बल उनके बीच में होता है। लेकिन जैसे जैसे हम डिस्टेंस को कम करते आ रहे हैं, भाई इधर आने का मतलब ग्राफ में होता है डिस्टेंस को कम करते आना, तो जैसे जैसे डिस्टेंस को कम करते आ रहे हैं आकर्षण बल तेजी से बढ़ रहा है, तो आकर्षण बल तेजी से बढ़ता है। और इस पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर जो आकर्षण बल का मान है वो क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है इस वाले पॉइंट पर। अब आप इससे भी डिस्टेंस को कम करते जाएंगे तो अब आकर्षण बल तेजी से कम होता जाएगा और 0.1 फर्मी पर जो नेट फोर्स है F इक्वल टू हो जाएगा 0। तो 0.8 फर्मी पर नेट फोर्स 0 हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक प्रतिकर्षण बल भी तो काम कर रहा है जो कि विद्युत चुंबकीय बल है आवेश के कारण जो लग रहा है। और अगर डिस्टेंस को और कम करते चले जाओगे तो इस बल का नेचर प्रतिकर्षण बल का हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स का हो जाएगा। तो ये जो ऊपर का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ग्राफ में, ये वाला पोर्शन, ये वास्तव में प्रतिकर्षण बल को प्रदर्शित कर रहा है। और यहीं पर ये चीज ध्यान देनी है कि 0.8 फर्मी पर जहां पर बल 0 हो गया है उसी जगह पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हो गई है, U मिनिमम हो गया है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, कभी कभी इसमें भी क्वेश्चन बना सकता है। आगे तो ये दोनों हमने ग्राफ से थोड़ा सा समझा दिया। नेक्स्ट पॉइंट की बात मैं करता हूं, चौथा पॉइंट आप लेके चल रहे। देखिए जब फोर्सों को डिफाइन किया था आपने तो वहां पर बात आती थी कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स था, विद्युत चुंबकीय बल था, तो उसमें जो फोर्स होता था F, ये इज प्रोपोर्शनल बल अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल दिखाते थे आप इसको। और इससे एक निष्कर्ष निकलता था कि ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर फोर्सेज हैं। ऐसा इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसका मतलब आप कह सकते हो ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता, यानी ये इसके प्रोपोर्शनल नहीं होता है, व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन नहीं करता। दूसरी बात, एक वर्ड आता था सेंट्रल फोर्स, यानी केंद्रीय बल। केंद्रीय बल किसको कहते थे आप, केंद्रीय बल। देखिए अगर जैसे वहां लेते थे दो आवेश है, एक Q दूसरा -Q, और इनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है, तो ये जो बल लगता है, बल की जो दिशा होती है उनको मिलाने वाली लाइन पे होती है। जैसे इधर हो सकती है और मानो प्रतिकर्षण का होता तो इधर होती, लेकिन है तो लाइन पे ही, उसी लाइन पे। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होता। अगर इस लाइन पे होती है तो उसको कहते हैं कि ऐसा बल केंद्रीय बल है, और अगर नहीं है तो केंद्रीय बल नहीं है। तो केवल हम ये कह सकते हैं यहां पर कि ये जो हमारा नाभिकीय बल है ये केंद्रीय बल नहीं है, ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन भी नहीं करता है। हाँ, इसमें एक अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर इसको ध्यान रखना चाहिए आपको, कि ये जो नाभिकीय बल होता है ये समान तरह से काम करता है। मतलब जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, मान लीजिए आप दो प्रोटॉनों के बीच की बात कर रहे हो, तो दो प्रोटॉनों के बीच में जो नाभिकीय बल लगेगा, फिर ये कहिए एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में जो नाभिकीय बल लगेगा, फिर कहिए एक न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो नाभिकीय बल लगेगा, तो ये समान प्रकार का होता है। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि भाई प्रोटॉन प्रोटॉन में लगेगा तो वैल्यू अलग होगी, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में लगेगा तो वैल्यू अलग होगी, या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लगेगा तो वैल्यू अलग होगी। बल्कि चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन में लगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में काम करे, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में काम करे, बल का मान सभी के लिए एक जैसा होगा, इक्वल होगा। एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना है वो है ये सैचुरेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, ये संतृप्तता दिखाता है। अब सैचुरेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं ये थोड़ा समझने वाली बात है यहाँ पे। वास्तव में नाभिक के अंदर तो बहुत सारे प्रोटॉन है, बहुत सारे न्यूट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत सारे हैं। अब बात ये आती है कि कौन सा किस पे बल लगा रहा है। तो जो हम कह रहे हैं कि ये सैचुरेशन प्रॉपर्टी को शो करता है, इसका मतलब क्या है? सैचुरेशन प्रॉपर्टी शो करने का मतलब है जैसे ये प्रोटॉन है तो ये अपने किसी पड़ोसी न्यूक्लियन के साथ में फोर्स से बंधा होगा। मान लीजिए ये न्यूट्रॉन है, ये अपने किसी पड़ोसी के साथ बंधा हुआ है फोर्स से, तो जब इन दोनों के बीच में फोर्स लग गया तो ये सैचुरेट हो गए। अब कोई और उनको प्रभावित नहीं करेगा, कोई दूसरा जो न्यूक्लियन है वो उन पर कोई बल नहीं लगाएगा। तो इसको कहते हैं सैचुरेशन प्रॉपर्टी। एक बात बड़ा ध्यान दीजिए, कोई भी प्रोटॉन या फिर कोई भी न्यूट्रॉन अपने पड़ोसी के साथ में पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा। यानी एक
न्यूक्लियन जो है वो अपने किसी आसपास के एक न्यूक्लियन के साथ में ही फोर्स लगाएगा, बाकी दूसरे उसको प्रभावित नहीं करेंगे। इसको कहते हैं एक तरह से इसकी संतृप्तता। तो इस तरीके से देखिए आपके दो टॉपिक क्लियर हुए, एक तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बंधन ऊर्जा वक्र, दूसरा नाभिकीय बल और नाभिकीय बल के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनसे क्वेश्चन बन जाता है। अब थोड़ा सा और बात करते हैं, हम एक स्टेबिलिटी पे बात और करते हैं। स्थायित्व, कभी कभी नाभिक के स्थायित्व के बारे में बात कर ली जाती है, तो हालांकि उसका 2-3 पॉइंट है जो कि तुम्हें ध्यान रखनी है और ज्यादा उसमें बात करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है। स्थायित्व का मतलब होता है कोई नाभिक है तो वो ब्रेक नहीं हो रहा है, बल्कि अपना जैसे है वैसे बना हुआ है, उसको कहते हैं उसका स्थायित्व, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कैसे बताएंगे कि कोई नाभिक स्टेबल है, मोर स्टेबल है या लेस स्टेबल है, ये चीज थोड़ी सी समझनी है। तो हम स्थायित्व की बात करते हैं। देखिए किसी भी नाभिक के स्थायित्व की सबसे पहला जो मेजरमेंट होता है वो है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। इसका मतलब क्या है कि जिस नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन ज्यादा आएगी, यानी बाइंडिंग एनर्जी प्रति न्यूक्लियन अगर ज्यादा है, अधिक है, तो वो ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल माना जाएगा। और अगर ये कम है तो वो लेस स्टेबल है, वो कम स्थायी माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ स्थायित्व का जो मेजर होता है किसी नाभिक की स्थायित्वता का, स्टेबिलिटी का, वो मेजरमेंट बाइंडिंग ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन से किया जाता है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन से किया जाता है। दूसरी बात, दूसरा और स्टेबिलिटी के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो भी इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि नाभिक जो है वो मोर स्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा। अब उसमें तुम्हें दो बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक हल्के नाभिक, अगर आप हल्के नाभिक की बात कर रहे हैं तो नाभिक अगर हल्के होंगे तो उनके लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो 1 होना चाहिए। 1 होने का मतलब है दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर अगर होती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो रेशियो है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो वो 1 हो जाएगा। तो ऐसे केस में हल्के नाभिक ज्यादा स्थायी माने जाएंगे, ये अधिक स्थायी होंगे। लेकिन अगर भारी नाभिक की बात कर रहे हो आप, तो भारी नाभिकों के लिए फिर इसकी थ्योरी दूसरी है। भारी नाभिक के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो भारी नाभिकों के लिए जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रेशियो है वो लगभग 1.6 या 1.5 के आसपास होना चाहिए, यानी उसमें न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा होनी चाहिए, और वो इसके आसपास होती है तो उसको एक तरह से अधिक स्थायी माना जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो स्टेबिलिटी के बारे में दो चीजें समझे, एक तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा नाभिक। दूसरा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो भी कहीं ना कहीं स्थायित्व को बताता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो में अगर हल्के नाभिकों के स्थायित्व की बात की जा रही है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेशियो अगर 1 होगा, यानी प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों के बराबर होगी, तो वो ज्यादा स्थायी माने जाएंगे। या फिर भारी नाभिकों के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो 1.6 या 1.5 के आसपास होगा, इसका मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से ज्यादा होगी तो वो अधिक स्थायी माने जाएंगे। एक और चीज आती है इसमें, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन देखिए किसको कहते हैं, एक्चुअल में ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। पैकिंग फ्रैक्शन जो है, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, द्रव्यमान संख्या और मास नंबर के रेशियो को पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं, डिनोटेड बाय एफ इज इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन ए। ये पैकिंग फ्रैक्शन है।
और पैकिंग फ्रैक्शन भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने 3 चीजें समझ ली, बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी कर्व को समझ लिया, न्यूक्लियर फोर्स को समझ लिया, स्थायित्व के बारे में बात कर ली, पैकिंग फ्रैक्शन बस सिंपल डेफिनेशन कभी पूछी जाए तो केवल कह सकते हो द्रव्यमान संख्या, एक तरह से द्रव्यमान क्षति, एक तो मास डिफेक्ट हो गया, द्रव्यमान क्षति और द्रव्यमान संख्या का जो अनुपात होता है उसी को हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। और पैकिंग फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई के लिए, अस्थायी जो नाभिक होते हैं उनके लिए तो पॉजिटिव होती है और स्थायी नाभिकों के लिए इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव होती है। तो ये इसमें इतना ध्यान रख लो, बस वो काफी रहेगा, कहीं कोई इसमें ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ देखिए अब हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें केवल आपके 2 छोटे छोटे टॉपिक और इस चैप्टर में बचते हैं, और वो टॉपिक क्या है, वो है आपके नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो पहले बात करते हैं नाभिकीय विखंडन की। नाभिकीय विखंडन नाम से ही लग रहा है, न्यूक्लियर फिशन। दूसरा होता है नाभिकीय संलयन, तो उसकी बात बाद में करेंगे। नाभिकीय विखंडन का मतलब है कि जब एक भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूटता है तो उसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। अब बात यह आती है कि भाई भारी नाभिक जो है वो हल्के नाभिकों में टूट क्यों रहा है, तो उसके लिए अभी मैंने बताया था आपको, बंधन ऊर्जा जो कर्व था उसका इंपॉर्टेंस क्या है, बाइंडिंग एनर्जी जो कर्व था उसका इंपॉर्टेंस क्या था, उसका यही तो इंपॉर्टेंस था कि जब नाभिक हल्के हैं तब भी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम है, और कम है तो इसका मतलब वो स्थायी नहीं है, अस्थायी है, और जो नाभिक भारी है उनकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन भी कम है, इसका मतलब वो भी एक तरह से स्थायी न होकर के अस्थायी है। तो क्या करना चाहता है, हर कोई नाभिक अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। अब स्टेबल कैसे होंगे, हल्के वाले तो भारी बन जाए, भारी में भी ये नहीं बहुत ज्यादा भारी, भारी से मतलब आपको ध्यान हो तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ रही थी वो 20 से लेकर के 130 तक मास नंबर वाले नाभिक थे, उनके लिए 8.5 MeV के आसपास थी, इसका मतलब ये मोर स्टेबल माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो हल्के नाभिक है वो तो आपस में जुड़ करके 20 से ज्यादा करना चाहते हैं अपने आप के मास नंबर को, और जो भारी नाभिक है वो टूट करके वो भी 20 और 130 के बीच में कहीं ना कहीं आना चाहते हैं। तो ये जो आपस में जुड़ना होता है इसी को कहते हैं संलयन, और ये जो टूटना होता है इसको कहते हैं विखंडन। तो वास्तव में देखा जाए तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का इंपॉर्टेंस है, नाभिकीय विखंडन हो या संलयन हो। अब हम इसको पहली बात तो अगर परिभाषा लिखनी है बस नाभिकीय विखंडन की, तो आप ये बता सकते हो जब कोई भारी नाभिक टूट करके हल्के नाभिकों में या एक भारी नाभिक हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो इसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। लेकिन एक रिएक्शन से आप इसको दिखाएं तो बेटर होता है, और रिएक्शन क्या है, जैसे मान लीजिए 92 यूरेनियम 235 है ये, और इसके साथ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बमबारी कराई, यानी न्यूट्रॉन्स को इसके ऊपर डाला गया, तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई बन जाता है 92 यूरेनियम 236, ये अस्थायी होता है और ये अगेन ब्रेक होता है, और आगे ब्रेक होकर के एक बनाता है मान लीजिए BA 141 प्लस 36 KR 92 और 56 BA 141 36 KR 92 प्लस थ्राइस 0N1 और प्लस निकलती है इसमें एनर्जी। और एक न्यूक्लियाई के ब्रेक होने से अगर यूरेनियम का एक नाभिक टूटता है तो ये जो एनर्जी निकलती है ये अप्रोक्सीमेटली 200 MeV के आसपास होती है। तो इस तरीके से जब आप ये बता दोगे, ये भी आप इसमें एग्जांपल में दिखा सकते हो कि जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन बम्बार्ड होते हैं तो उसके कारण ये 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है, बेरियम 141 और KR 92 में, और यही क्या है, नाभिकीय विखंडन है। दूसरी एक बात, इसमें कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना जरूरी होता है, कभी कभी इस पर GS में भी क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहला पॉइंट कि ये जो नाभिकीय विखंडन में आप यूरेनियम 235 की बात कर रहे हो, देखिए ये अगर नेचर से यूरेनियम 235 मिलता है, जो नेचुरल यूरेनियम 235 होता है या यूरेनियम नेचुरल वाला जो होता है, तो उसमें 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक तो यूरेनियम 238 और एक यूरेनियम 235, ये होते हैं यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स।
और इनका नेचर में जो रेशियो होता है वो 145:1 का रेशियो होता है। इसका मतलब क्या है कि यूरेनियम 238 जो होता है ये 99.3% के आसपास है, जबकि यूरेनियम 235 0.7% के आसपास है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार जीएस टाइप में भी इस पे क्वेश्चन बना है कि भाई जो नेचुरल यूरेनियम मिलता है उसमें यूरेनियम 235 कितनी मात्रा में होता है, तो देखो 1% भी नहीं है, 0.7% के आसपास ये है। दूसरी एक और बात होती है, यहां बात आ रही है विखंडन की, और विखंडन कौन करा रहा है, न्यूट्रॉन। अगर हम बात करें यूरेनियम 238 की, तो यूरेनियम 238 का जो विखंडन कराते हैं, जो विखंडन होता है वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन से होता है, उच्च गति वाले न्यूट्रॉन, उच्च गति वाले न्यूट्रॉन, लगभग 100 MeV वाले, समझ गए ना। लेकिन यूरेनियम 235 की अगर बात की जाए तो यूरेनियम 235 का जो विखंडन किया जाता है, विखंडन वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, निम्न गति वाले, निम्न गति का मतलब थर्मल न्यूट्रॉन कह सकते हो आप, जिनकी एक तरह से एनर्जी 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। तो अब आप लगा सकते हो कि कितना अंतर है दोनों में। यानी आगे से अगर हमें ध्यान रखना है तो ये ध्यान रखना है कि अगर यूरेनियम 238 का विखंडन कराना है तो उनके लिए फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए, और जबकि यूरेनियम 235 का कराना है तो उसके लिए स्लो मूविंग यानी थर्मल न्यूट्रॉन्स चाहिए, जिसकी एनर्जी केवल 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो। तो इस तरीके से आप नाभिकीय विखंडन को समझ सकते हो। और इसमें एनर्जी की बात की जाए तो एक नाभिक के विखंडन से 200 MeV के आसपास एनर्जी रिलीज होती है। देखिए, बात जब नाभिकीय विखंडन की आती है तो थोड़ा सा और मैं इसमें बता देता हूँ, हालांकि पूछा नहीं जाता, केवल आपके सिलेबस में यही लिखा हुआ है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। पर फिर भी बात आ जाए कि भाई नाभिकीय विखंडन एक श्रृंखला अभिक्रिया है, ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो उसमें क्या करते हैं। श्रृंखला का मतलब होता है चेन। तो चेन कैसे बनती है, चेन को भी समझ लो। नाभिकीय विखंडन एक श्रृंखला अभिक्रिया है, ऐसे करके आ जाए, चेन रिएक्शन, श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन कैसी अभिक्रिया है, चेन रिएक्शन है, श्रृंखला अभिक्रिया है। तो देखो क्या देख रहे हो आप, मान लो आपने देखा कि भाई यूरेनियम 235 है और यूरेनियम 235 का विखंडन हुआ। अब विखंडन जब हुआ तो क्या क्या बना, एक तो बना Ba141, एक बना 36 Kr92, ये दो बने। लेकिन साथ के साथ क्या बना था, 3 न्यूट्रॉन 0n1, 3 न्यूट्रॉन और बने। और ये तीनों न्यूट्रॉन जो थे, मान लो फास्ट मूविंग है लेकिन मॉडरेटर लगा करके इनको स्लो कर दिया। तो अब इस न्यूट्रॉन ने एक यूरेनियम के अलग उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया, इसने यूरेनियम 235 का एक और डिसइंटीग्रेट कर दिया, और इसने भी यूरेनियम 235 का एक और डिसइंटीग्रेट कर दिया। तो फिर से ये क्या बन जाएगा, फिर से Ba141 Kr92, ये भी, इसमें भी Ba141 Kr92 और इसमें भी Ba141 Kr92। एक चीज का और ध्यान रखना, जरूरी नहीं है इस रिएक्शन में हमेशा Ba और Kr ही बने, कोई भी नाभिक टूटकर बन सकता है जो कि 30 से लेकर के 120 या 20 से लेकर 130 के बीच में होगा। मेन जो टारगेट है वो ये है कि भारी नाभिक टूट करके हल्के नाभिक बनना, यानी वो अपने आप को ज्यादा स्थायी करना चाहता है। तो देखिए, एक के डिसइंटीग्रेशन से 3 न्यूट्रॉन बने और 3 से फिर 3 आगे नाभिकों का डिसइंटीग्रेशन हो गया, लेकिन अब इससे फिर 3 न्यूट्रॉन बनेंगे, 0n1 0n1 0n1, और ये 3 न्यूट्रॉन फिर से 3 का डिसइंटीग्रेट करेंगे, फिर 9 बन जाएंगे। इसी तरह से ये इससे भी निकलने वाले, भाई इसका डिसइंटीग्रेशन होगा तो 3 न्यूट्रॉन इसमें निकलेंगे, फिर 3 न्यूट्रॉन इसमें निकलेंगे। तो 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81, और इसी तरह का प्रोसेस तेजी से फैलता चला जाएगा। और जो हमारा यूरेनियम जो मटेरियल या सब्सटेंस आपने लिया था वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो क्या बन रही है, चेन बनती चली जा रही है। रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन पैदा हो रहे हैं वो न्यूट्रॉन आगे से यूरेनियम को डिसइंटीग्रेट करते चले जा रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, और इसी को कहते हैं श्रृंखला
अभिक्रिया। इस श्रृंखला अभिक्रिया को भी अब दो पार्टों में ले लेते हैं। पहला, एक तो नियंत्रित, एक अनियंत्रित। तो उसको बोलते हैं कंट्रोल। नियंत्रित, नियंत्रित, दूसरी अनियंत्रित। कंट्रोल, अनकंट्रोल। तो नियंत्रित का मतलब क्या है भाई? कंट्रोल चेन रिएक्शन। तो वास्तव में रिएक्शन को बढ़ा कौन रहा है? न्यूट्रॉन। इसका मतलब अगर तुमने न्यूट्रॉनों की संख्या को कंट्रोल कर लिया, जैसे ये 3 से 9, 9 से 27, अगर ये संख्या कंट्रोल हो जाए तो हमारी रिएक्शन कंट्रोल हो जाएगी। और अगर न्यूट्रॉनों की संख्या को कंट्रोल नहीं किया तो वो क्या हो जाएगी? एक तरह से अनियंत्रित होता जाएगी। तो वास्तव में ये श्रृंखला अभिक्रिया ये एक तरह से अनियंत्रित है। ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह होते हैं उनमें इसी प्रकार का की रिएक्शन होती है, जिसको आप कह सकते हो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। लेकिन नियंत्रित का कैसे करते हैं, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं मॉडरेटर्स। देखिए एक ये शब्द आता है और इसको जीएस में भी पूछ लेते हैं, मॉडरेटर। और एक होता है आपका मॉडरेटर में, मॉडरेटर का जो काम है मेन, वो क्या है? इन न्यूट्रॉनों को पहले तो स्लो करने का काम है। क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा कि भाई यूरेनियम 235 को वही विखंडित करा पाएगा जिसकी गति कम है। अब गति कम है क्योंकि इसमें जब रिएक्शन होती है तो न्यूट्रॉन्स के पास में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। न्यूट्रॉन हाई एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स होते हैं और वो यूरेनियम 235 को आगे विखंडित नहीं कर सकते। इसका मतलब तुम्हें क्या कराना पड़ेगा? उनको स्लो कराना पड़ेगा। तो स्लो कराने का काम कौन करता है? ये इनको हिंदी में कहते हैं मंदक। मॉडरेटर को मंदक। अब इसके रूप में भारी जल होता है जिसको आप D2O कहते हो, बेरिलियम ऑक्साइड होता है, भारी जल होता है, कैडमियम होता है। ये क्या है? ये मंदक का काम, सबसे अच्छा मंदक का काम कौन करता है? भारी जल। ये मंदक का काम करता है। तो इसका काम क्या है मेन मॉडरेटर का? पहली बात, न्यूट्रॉन को स्लो करने का, न्यूट्रॉन को मंद करने का काम करने के लिए, न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए मॉडरेटर का यूज करते हैं। क्योंकि जब तक न्यूट्रॉन मंद नहीं होंगे तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात, उसको कहते हैं कंट्रोल रॉड्स, नियंत्रक छड़। बोरोन और कैडमियम, ये जो रॉड होती है बोरोन की, बोरोन, कैडमियम, ये जो रॉड होती है ये नियंत्रक छड़ का काम करती हैं, कंट्रोल ग्रिड्स का काम करती हैं, कंट्रोल रॉड्स का काम करती हैं। और ये क्या कर लेती हैं? ये न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब, सोख लेती हैं। ये न्यूट्रॉनों को सोख लेती है, ये खास बात है इनकी। तो अब देखो आप पढ़ रहे हो नियंत्रित कंट्रोल चेन रिएक्शन। तो कंट्रोल चेन रिएक्शन में क्या होगा भाई? आप नियंत्रक छड़ लगा दोगे, बोरोन की, कैडमियम की रॉड्स लगा दोगे, वो क्या कर लेंगे? न्यूट्रॉनों को एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो जो न्यूट्रॉन ज्यादा जा रहे थे एब्जॉर्ब करा दिए, कम लग रहे एब्जॉर्ब मत कराइए। तो जो रिएक्शन होगी उसको एक तरह से क्या किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है। और वास्तव में जो नाभिकीय भट्टी होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, नाभिकीय भट्टी में आप इसका यूज करते हो, नाभिकीय भट्टी, न्यूक्लियर रिएक्टर। और अनियंत्रित ये नाभिकीय बम, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह में, उसमें इसका यूज होता है। तो इस तरीके से आप नाभिकीय विखंडन को समझ सकते हो, नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया उसे समझ सकते हो। ये भी दो तरह की है, नियंत्रित, अनियंत्रित। और खास बात इसमें मॉडरेटर और नियंत्रक रॉड को आप समझ सकते हो। दोनों में डिफरेंस समझना। मॉडरेटर का काम न्यूट्रॉनों को मंद करने का है, उनकी गति को स्लो करने का है। और नियंत्रक रॉड का जो काम है वो उनको एब्जॉर्ब करने का, यानी उनकी संख्या को कंट्रोल करने का है। चलिए अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है और वो है नाभिकीय संलयन। हालांकि इसमें ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल डेफिनेशन
को देख लेना है और एक एग्जांपल उसका दे देना है बस, और कोई जैसी ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन क्या होता है भाई? उसी से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला जो कर्व था उसी से निकल के निष्कर्ष आता है कि हल्के नाभिक को की जो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन होती है वो कम होती है और वो उसको बढ़ाना चाहते हैं। और बढ़ेगी कब? जब हल्के नाभिक आपस में जुड़ करके एक भारी नाभिक बनाएंगे। सिंपल सी संलयन, जुड़ जाना। तो हल्के नाभिक मिल करके जब एक भारी नाभिक बना लेते हैं और भारी नाभिक बना करके अपनी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन को बढ़ा करके अपने आप को स्थायी कर लेते हैं, यही अभिक्रिया या क्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय संलयन कहलाती है। अब इसमें होता क्या? जैसे मान लो हाइड्रोजन लिए 1H2 + 1H2, तो ये बन गया 1H3। हालांकि ये रिएक्शन अलग अलग दिखा दी जाती है। 1H1 प्रोटियम से दिखा सकते हैं, ड्यूटेरियम से दिखा सकते हैं। तो 1H3 + 0N1 और प्लस एनर्जी निकली मान लो आपकी 4.6 MeV। एक बार बैलेंस जरूर देख लिया करो, 1 और 1 2, और ये आपका हो गया 1H1 ले लेते हैं। चलिए 1H1, अब देख लो 1 2 1 2 3 4 4। आगे अब मान लीजिए एक 1H3 के साथ में फिर आपने 1H2 को फिर से रिएक्ट कराया, अब आपका बन जाता है 2He4। 1 और 1 2 और 3 और 2 5 + 0N1 + 17.0 MeV एनर्जी। तो इस तरीके से आप रिएक्शन दिखा सकते हो। इस रिएक्शन को कर दो ऐड। अब आप इसको ऐड कर दो भी। ऐड करने के बाद देखिए 1H3 से 1H3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1H2 + 1H2 + 1H2 = 1H3 कैंसिल आउट हो गया, 2He4 + 1H1 + 0N1 प्लस एनर्जी हो गई आपकी 17 और 4 21.6 MeV। तो चाहो तो आप ये वाली रिएक्शन दे दो, बस इसको याद रख लो, या दोनों को अलग अलग करके ऐड करके भी दिखा सकते हो। ये नाभिकीय संलयन की रिएक्शन है। लेकिन कुछ कंडीशंस ध्यान रखनी है, इसमें भी नोट करके 2-3 पॉइंट थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए नाभिकीय संलयन के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। यानी ये उच्च दाब और उच्च ताप पर ही संभव है। ताप भी कितना उच्च? अप्रोक्सीमेटली 10⁸ केल्विन, 8 केल्विन 7 केल्विन। आप जानते हो भाई, जो सूरज होता है, सन होता है, सन की सिचुएशन ये सन है, और इसके दो पोर्शन होते हैं। एक अंदर वाला उसको कहते हैं फोटोस्फीयर, और बाहर वाले को कहते हैं क्रोमोस्फीयर। यानी अंदर वाला फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल, और बाहर वाला क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल। तो अंदर वाला जो पोर्शन होता है इसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 2 × 10⁷ केल्विन के आसपास होता है, और क्रोमोस्फीयर का 6900 केल्विन के आसपास होता है। तो सन के अंदर टेम्परेचर कितना हाई है, तो उतना ही टेम्परेचर आपको लगभग नाभिकीय संलयन के लिए चाहिए, 10⁸ केल्विन के आसपास। इसी से तो आइडिया लगाते हैं कि भाई सूर्य में होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं वो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया हो सकती है। ठीक है। तो दूसरी बात, पहली बात तो ये हुई कि इसके लिए हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जरूरत है, और ऐसा हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कहाँ संभव है? सूर्य में संभव है। दूसरी, अगर आप मान लो यहाँ कराना चाहते हो नाभिकीय संलयन, तो पहले तुम्हें नाभिकीय विखंडन कराना पड़ेगा, और नाभिकीय विखंडन में जो एनर्जी रिलीज होगी वहां टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इतने उसके फेवरेबल कंडीशंस आ सकती हैं, टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा, तब जाकर के आप नाभिकीय संलयन करा सकते हैं। दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? देखिए कभी कभी क्वेश्चन इस बात से भी बना है कि नाभिकीय विखंडन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि नाभिकीय संलयन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो थोड़ा सा ध्यान दें यहाँ पे, अगर आप शुरू में देखोगे और ऐसा लगेगा तुम्हें देखने से कभी विखंडन में तो एनर्जी ज्यादा थी, क्योंकि विखंडन में एनर्जी कितनी थी? विखंडन में जो एनर्जी इक्वेशन जो आया था आपका 92 यूरेनियम 235 + 0N1 = 56 Va 141 + 36 Kr92 प्लस क्या था 0N1 और प्लस 200 MeV।
तो अब आपको क्या दिख रहा है कि भाई यहां तो विखंडन में तो 200 MeV एनर्जी आई थी और इसमें कितनी दिख रही है 21.6 MeV। तो सीधे सीधे कह दो कि सब विखंडन में एनर्जी ज्यादा होती है, संलयन में कम होती है, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तव में एनर्जी जो ज्यादा रिलीज होती है वो संलयन में ज्यादा रिलीज होती है। कैसे? क्योंकि यहां यूरेनियम 235 की बात कर रहे हो आप और यहां हम हाइड्रोजन 1s1 1s2 की बात कर रहे हैं। तो ये तो एक नाभिक के विखंडन की बात की जा रही है, यहां नाभिक के संलयन की बात की जा रही है। अगर समान द्रव्यमान में ले लें, मान लो आप ये कहें कि 100 ग्राम यूरेनियम, 100 ग्राम यूरेनियम का विखंडन करा रहे हो या फिर 100 ग्राम हाइड्रोजन का संलयन करा रहे हो, उसमें एनर्जी को कंपेयर किया जाए, क्योंकि परमाणुओं की संख्या नाभिकों की संख्या में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। भाई यहां 235, यहां पे 1s2 1s1 इस तरीके से। इसका मतलब ये हुआ, तो फिर आप क्या देखोगे कि संलयन में जो एनर्जी होती है वो नाभिकीय विखंडन से बहुत ज्यादा होती है। ये एक नाभिक के विखंडन से है, जबकि इसमें नाभिकों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर समान द्रव्यमान की बात आप करने लग जाओगे। तो इसलिए ध्यान रखना है, नाभिकीय संलयन की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, आप ये भी ध्यान रखें, सूर्य के अंदर जो रिएक्शन है वो संलयन की रिएक्शन है, उसमें भी दो प्रोसेस माने जाते हैं, कार्बन कार्बन साइकिल और एक प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। तो यहीं पे बात को मैं खत्म करता हूं अपनी, और इतना आप तैयार करिए, इसमें से आपको निश्चित तौर पर कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा।